सद्गुण नैतिकता। हमने पिछले 2 खंडों उपयोगितावाद एवं कैंटियाटिज्म पर चर्चा की है। उपयोगितावाद प्रयोजनमूलक नैतिकता का एक भाग है। यह परिणामवाद का एक रूप है जिसमें किसी कार्य को उसके परिणाम के आधार पर परखा जाता है कि वह अच्छा है या बुरा। कैंटियाटिज्म कर्तव्य शास्त्र का एक प्रकार है। यह कार्यों की परख अच्छे या बुरे के तौर पर इस आधार पर करता है कि वे नैतिकता के कर्तव्य के अनुसार है या नहीं। उपयोगितावाद एवं कर्तव्य शास्त्र के अलावा भी अन्य सोच विचार हैं। ऐसी एक सद्गुणी नैतिकता है जो अरस्तु के काल तक पीछे चली जाती है और जो 20वीं शताब्दी के अंत की और फिर से जीवित हुई। सद्गुणी नैतिकता इस विचार का प्रतिपादन करती है कि जहाँ अच्छे सही काम करना महत्वपूर्ण है, वहीं इसके समान या जरा अधिक महत्वपूर्ण एक सद्गुणी व्यक्ति होना है। सद्गुण तथा दुर्गुण। सद्गुणों को चरित्र की सर्वोत्कृष्टता कहा जा सकता है, जिससे व्यक्ति नैतिक दृष्टि से प्रशंसनीय ढंग से काम करता है। ऐसा व्यक्ति जिसमें दयालुता का सद्गुण होगा वह दूसरों के प्रति दयालुता का व्यवहार करेगा। वह दयालुता का व्यवहार मुख्यतः इसलिए नहीं करेगा कि इसके विचार से ऐसा करना उसका कर्तव्य है, या वह हिसाब लगाता है कि दयालुता के व्यवहार से समाज की कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाएगी। वह दयालुता का व्यवहार इसलिए करता है कि उसमें दयालुता का सद्गुण है। सद्गुणी नैतिकता के अनुसार वास्तविक नैतिक व्यक्ति ही सद्गुणी व्यक्ति है, जिसमें अंदरूनी सद्गुण होते हैं तथा उसका नैतिक चरित्र होता है। दुर्गुण सद्गुण के विपरीत होता है। यह चरित्र की संसर्गत कमजोरी है, जिसके कारण व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जिनके लिए उसे नैतिकता की दृष्टि से दोषी माना जाता है। इस प्रकार बुरे काम व्यक्ति की नैतिक कमजोरी के कारण होते हैं। सद्गुणी सिद्धांत नैतिक सद्गुणों तथा गैर नैतिक सद्गुणों के बीच अंतर करता है। नैतिक सद्गुणों में दयालुता, परोपकार, करुणा, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा तथा कृतज्ञता शामिल है। गैर नैतिक सद्गुणों में आत्मनियंत्रण, धैर्य, साहस, सहनशीलता, अध्यवसाय तथा ऐसे ही गुण आते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति बैंक लूटने के लिए बड़ा साहस दिखा सकता है। नैतिक सद्गुण नैतिक जीवन को बढ़ाते हैं। हम अरस्तु के नीति शास्त्र के मुख्य तत्वों पर चर्चा कर चुके हैं। संक्षेप में दोहराने के लिए उनमें निम्नलिखित बातें हैं। मनुष्य का लक्ष्य आत्म प्रसाद प्राप्त करना होना चाहिए, इसे आनंद या फलना फूलना भी कह सकते हैं। सामाजिक जीव या प्राणी होने के कारण मानव समुदायों में रहकर इस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है। एक विचारशील प्राणी होने के कारण मानव को तर्कसंगत जीवन जीना होता है। ऐसे जीवन के लिए नैतिक सद्गुणों तथा बौद्धिक सद्गुणों का रोपण होना आवश्यक है। यह निरंतर अभ्यास से ही संभव है। सद्गुण 2 चरमों के बीच सुनहरी मध्य है तथा इसे व्यवहारिक बुद्धि से हासिल किया जा सकता है। अरस्तु का तर्क है कि सद्गुणी व्यक्ति बनकर नैतिक चरित्र विकसित करना नैतिक सिद्धांतों के ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। अरस्तु इस बात को मानता है कि कार्यों का निर्देशन करने में नियमों तथा सिद्धांतों की भूमिका होती है, तथापि सद्गुणी व्यक्ति नियमों का पालन स्वेच्छा से और बिना प्रयास किए करेगा। मात्र नैतिक सिद्धांतों का ज्ञान और बौद्धिक रूप से उन्हें स्वीकार करना किसी व्यक्ति को नैतिक बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
सद्गुणी नैतिकता तथा नियम आधारित नैतिकता। सद्गुणी नैतिकता का नियम आधारित नैतिकता के साथ तुलना उपयोगितावाद के समान की जा सकती है। नियम आधारित नैतिकता में नैतिक कर्ता नियमों को मशीनी तौर पर लागू करने वाले व्यक्ति की भूमिका में दिखाई देता है। नियम आधारित नैतिकता उसकी नैतिक होने की इच्छा की मंशा को अनदेखा कर देती है। सद्गुणी नैतिकता उसके नैतिक कार्यों के स्रोत को उस मंशा तक ढूंढ लेती है जो उसके सद्गुणी चरित्र से उत्पन्न हुई है। नैतिक व्यक्ति मात्र वे ही नहीं है जो यह देखकर कार्य करते हैं कि किस प्रकार का कार्य श्रेणीबद्ध सकारात्मक है या सर्वाधिक संख्या के सर्वाधिक आनंद का कारण बनता है। सद्गुणी नैतिकता। सद्गुणी नैतिकता ऐसे लोगों को नैतिक व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करती है जो सही मतलब कि अच्छा काम करने में सचमुच आनंद का अनुभव करते हैं। वे अनिच्छापूर्वक कर्तव्य की या आत्मसंयमी व्यवस्था की उत्साहहीन भावना से अच्छे कामों में नहीं धकेले जाते। जबकि कार्यों के नैतिक मार्गों का पालन महत्वपूर्ण है, फिर भी सचमुच नैतिक व्यक्ति होना और अधिक महत्वपूर्ण है। सद्गुणी नैतिकता की कमजोरियाँ। सद्गुणी नैतिकता की उपरोक्त आकर्षक विशेषताओं का विरोध न करते हुए आलोचकों ने इसकी कमजोरियों की ओर भी इशारा किया है। सद्गुणी नैतिकता यह मान लेती है कि मानव स्वभावतः अच्छे हैं या कम से कम नैतिक दृष्टि से तटस्थ हैं, अतः वे अभ्यास द्वारा नैतिक चरित्र पा सकते हैं। लेकिन कुछ परंपराओं में, उदाहरण के लिए ईसाईयत, मानव को पापी एवं बुरा माना गया है और उनका उद्धार दैवी कृपा पर निर्भर है। यदि इस विचार को स्वीकार किया जाता है तो सद्गुणी नैतिकता कमज़ोर पड़ जाती है। यह भी तर्क दिया जाता है कि अक्सर लोगों में सद्गुणी बनने के लिए आवश्यक ज्ञान की कमी होती है। इस संबंध में हम प्राचीन यूनानी नैतिकता के मामले पर विचार कर सकते हैं। सुकरात, प्लेटो तथा अरस्तु ने गहन तथा लोकोत्तर नैतिक प्रणालियाँ प्रस्तुत की, लेकिन उन्होंने उस समय प्रचलित दास प्रथा को स्वीकार किया था। इस सीमा तक उनके विचार ऐतिहासिक अनुकूलन वाले थे तथा समकालीन धारणाओं का उत्कर्ष करने में असफल रहे। एक और कठिनाई यह है कि नैतिक चरित्र रोपण कर देने के बाद भी व्यक्ति यह नहीं जान सकता कि किसी विशिष्ट परिस्थिति में कौन सा सद्गुण प्रासंगिक होगा। इस प्रकार दयालु लोग ऐसे अपात्र लोगों के लिए गलत उदारता दिखा सकते हैं जिन्हें वास्तव में इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को कुछ नियमों और सिद्धांतों पर निर्भर होना पड़ेगा। अंत में इस बात पर भी मत वैभिन्न है कि क्या सद्गुण है और क्या सद्गुण नहीं है। अरस्तु गर्व को सद्गुण मानता था, उसका उच्चता में विश्वास था तथा योद्धा वर्ग के लिए उसके मन में इज्जत थी। उनकी नैतिक संहिता बहादुरी पर बल देती थी तथा सैन्य परंपराओं पर गर्व करती थी। तथापि ईसाईयत गर्व को पाप मानती है। सद्गुणी नैतिकता की उपरोक्त कमजोरियों के बावजूद इसमें नियम आधारित नैतिक परिप्रेक्ष्य के लिए आवश्यक सुधार शामिल हैं, जैसे कि परिणामवाद तथा कर्तव्य शास्त्र। प्राकृतिक नियमों वाली नैतिकता। प्राकृतिक नियमों पर आधारित नैतिकता नीति शास्त्र को एक अन्य महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य देती है। इसकी उत्पत्ति विगत में अरस्तु एवं स्टोइक दर्शन तक पहुंचती है। यूनानी परंपरा में प्रकृति तथा समाज के बीच विरोध रखा जाता था एवं प्राकृतिक नियमों की सामाजिक परंपराओं के साथ तुलना की जाती थी। प्राकृतिक नियमों का दर्शन मध्यकालीन दार्शनिक सेंट थॉमस एक्विनास द्वारा पूर्णतः विकसित किया गया था।
हमने प्राकृतिक नियमों वाली नैतिकता दोहरे प्रभाव वाले सिद्धांत मत पर पिछले अध्याय में चर्चा की है। नियमों पर सेंट थॉमस एक्विनास के विचारों पर चर्चा हम 6ठे अध्याय में करेंगे। इस अध्याय में हम प्राकृतिक नियमों वाली नैतिकता की केंद्रिक विशेषताओं की रूपरेखा दे रहे हैं। एक्विनास का कहना है कि प्रत्येक प्राकृतिक वस्तु का एक प्राकृतिक प्रयोजन या कार्य होता है। उदाहरण के लिए दिल का प्रयोजन खून का दौरा कराना है। जब प्राकृतिक वस्तुएं अपना प्रयोजन कार्य पूरा करती हैं तो परिणाम स्वरूप हितकारी स्थिति बनती है और वह ऐसी होती है जिसका प्राकृतिक मूल्य यानी कि महत्व होता है। लेकिन जब प्राकृतिक वस्तुएं अपने प्राकृतिक कार्य नहीं कर पाते या अपने प्राकृतिक प्रयोजनों को सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो इनसे पैदा परिस्थिति अवांछनीय होती है। जीवन को बनाए रखने के प्राकृतिक मूल्य में सभी जीवित वस्तुओं की भागीदारी होती है। जीवित प्राणी अंततः मृत्यु को प्राप्त करते हैं, लेकिन जब तक वे जीवित हैं उनके भाग जीवन को बनाए रखने के प्रयोजन को पूरा करते हैं। चूँकि जीवन एक प्राकृतिक मूल्य है, अतः इसे बनाए रखना प्राकृतिक मूल्य है, अतः इसे बनाए रखना रखने के प्रयास अच्छे हैं। मानवीय जीवन और वास्तव में सभी प्रकार के जीवन को बनाए रखना प्राकृतिक नैतिकता का आधार है। तथा यह नैतिकता के अन्य विचारों सोचों से अलग रखता है। यह प्राकृतिक नियमों वाली नैतिकता का मुख्य सिद्धांत है। नैतिकता अन्य लोगों और व्यापक तौर पर मानवीय जाति की जिंदगियों को बनाए रखने की जिम्मेदारी लाद देती है। यह उन रीतियों का विरोध करती है जो प्रजनन को रोकती है, जैसे गर्भपात और नसबंदी। रोमन कैथोलिक धार्मिक सिद्धांत मुख्यतः एक्विनास के ईश्वर मीमांसक सिद्धांतों पर आधारित है। प्राकृतिक नियमों वाली नैतिकता मुख्य कारण है कि जिसके कारण रोमन कैथोलिक चर्च परिवार नियोजन के कृत्रिम साधनों का विरोध करता है। ये साधन लैंगिक संभोग की प्राकृतिक क्रिया या प्रयोजन को समाप्त कर देते हैं। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसका प्रतिपादन एक्विनास करता है यह है कि विवेकशील प्राणी होने के नाते मानवीय जीवों के पास तर्कपूर्ण जिंदगी जीने का प्राकृतिक प्रयोजन है। उन्हें विवेकपूर्ण तथा अविवेकी के बीच अंतर करना आना चाहिए। मनुष्यों में यह योग्यता होती है। ऐसे विवेकपूर्ण कार्य जो जीवन व तर्क को उन्नत करने वाले होते हैं नैतिक दृष्टि से सही यानी कि अच्छे हैं। अविवेकपूर्ण कार्य नैतिक दृष्टि से गलत हैं। उपरोक्त संकल्पनाओं से अनेक निष्कर्ष निकलते हैं। चूँकि मानव जीवों को बनाए रखना मानव का प्राकृतिक कार्य है, मानव को ऐसा कार्य करने चाहिए जो मानवता के उचित परिचालन को बढ़ाते हैं। चूँकि मानव जीव अच्छे व्यवस्थित समाज में फलते फूलते हैं, नैतिकता का तकाजा है कि हम ऐसे काम करें जिनसे सामाजिक व्यवस्था को संवर्धन होता है। परिणाम स्वरूप सच बोलना, वचन पालन करना और आपसी भरोसे को बढ़ाना वाले अन्य कार्य नैतिक कर्तव्य बन जाते हैं। इसी प्रकार के कारण से लोगों का यह नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि वे विवाह, सिविल सरकार जैसी व्यवस्थाओं का समर्थन करें जो सामाजिक स्थिरता को बढ़ाती है। जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, एक्विनास का कहना है कि लोगों को ऐसी सरकार का समर्थन करने की ज़रूरत नहीं है जो सामाजिक व्यवस्था व सौहार्द बनाए रखने के अपने कर्तव्य में असफल रहती है।
प्राकृतिक नैतिकता सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के परिप्रेक्ष्य से कर्तव्यों का समर्थन करती है। इस प्रकार दूसरों के संपत्ति के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। अत्यंत ज़रूरतमंदों की सहायता कर सामान्य सामाजिक कल्याण को बढ़ावा जाना चाहिए। प्राकृतिक नियमों वाली नैतिकता उन नैतिक मानदंडों की ओर ले जाती है जो उपयोगितावाद और कर्तव्य शास्त्र का अनुसरण करते हैं। तथापि प्राकृतिक नियमों वाली नैतिकता जीवन के प्राकृतिक मूल्य एवं स्थिर सामाजिक जीवन की जरूरत होती है हेतु नैतिक मूल्य प्राप्त करती है। यह उपयोगिता या कर्तव्य को नैतिकता का प्रेरक नहीं कहती। प्राकृतिक नियमों वाली नैतिकता मानती है कि विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति को लोगों के प्राण लेने पड़ते हैं। यदि कोई पागल हत्यारा अंधाधुंध मारने पर उतर आए तो पुलिस का उसे मार डालना उचित होगा। पुलिस की कार्यवाही जब्ती के सिद्धांत के आधार पर उचित ठहराई जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे हत्यारे ने अंधाधुंध हत्याएं करके अपने जीवन जीने के प्राकृतिक अधिकार को खो दिया है। पुलिस की कार्यवाही के लिए कोई उपयोगितावादी आधार नहीं दिया जा सकता। हम कह सकते हैं कि युद्ध जिसमें मानव जीवन की भारी हानि होती है कुछ खास परिस्थितियों में प्राकृतिक नियमों पर आधारित नैतिकता में उचित ठहराया जाता है। उचित युद्ध का विचार ऑगस्टाइन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह अनिवार्य रूप से आक्रमणकारी से राष्ट्र यानी कि देश को बचाने के लिए की गई रक्षात्मक कार्यवाही है। प्राकृतिक नियमों वाली नैतिकता के विपक्ष में आलोचना। दोहरे प्रभाव वाला मत यानी कि वाद प्राकृतिक नियमों वाली नैतिकता की उपज है। यह ऐसी परिस्थितियों की कल्पना करता है जिसमें उचित ठहराए गए कार्य के दौरान हुआ नुकसान जीवन की हानि सहित होता है। हमने इस मत पर और इस की विरोधी आलोचनाओं पर विचार की गई है। अब हम प्राकृतिक नियमों वाली नैतिकता के विरुद्ध अन्य आलोचनाओं की रूपरेखा देंगे। प्राकृतिक प्रयोजन तथा कार्यों को बढ़ावा देना हमेशा ही अपेक्षित नहीं होता। मादा मच्छरों के काटने से मलेरिया फैलता है। इन मच्छरों के पैदा होने की जगहों को नष्ट करने के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं, लेकिन ऐसे उपाय प्राकृतिक नियमों वाली नैतिकता का उल्लंघन करते प्रतीत होते हैं। एक और उदाहरण जहरीली झाड़ियों को नष्ट करना हो सकता है। प्रकृति की अनेक विशेषताएं अनाकर्षक हैं। उदाहरण के लिए पशुओं के संसार में अनेक शिकारी तथा उनके शिकार हैं। मारना और हिंसा प्राकृतिक जीवन की विशेषताएं हैं। इसी बात से ब्रिटिश कवि टेनिसन को कहना पड़ा, दांतों और पंजों में लगा खून प्रकृति है। डार्विन के अनुसार प्रजातियों के प्राकृतिक उत्पत्ति विकास में प्रजातियों के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। इस प्रक्रिया में अक्सर कमजोर सदस्य को मार दिया जाता है। अतः प्राकृतिक प्रक्रियाएं तथा कार्य नैतिक दृष्टि से ग्राह्य सिद्धांत नहीं दे सकेंगे। प्राकृतिक नियमों के सिद्धांतों के साथ एक और समस्या यह है कि वे जिसे या जो प्राकृतिक समझते या मानते हैं उसे ले लेते हैं। सभी प्राकृतिक जीव क्षीण होते जाते हैं और मर जाते हैं। मृत्यु भी प्रकृति का एक हिस्सा है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि कुछ खास परिस्थितियों में हमें मृत्यु के लिए जल्दी करनी चाहिए? प्राकृतिक नियम उस सुझाव का विरोध करता है, लेकिन लोग अपनी स्थिति बात को नैतिक दृष्टि से उचित मानेंगे। लेकिन यह बात उनकी प्राकृतिक प्रक्रियाओं व कार्यों का समर्थन करते हुए सोच की संगत में नहीं है। अन्य सूत्र नैतिकता की
प्रमुख प्रणालियों पर विश्वास पर हमने चर्चा की है और भी कुछ सूत्र हैं जिनका उल्लेख किया जाना जरूरी है। अनेक विचारक मानते हैं कि नैतिकता मानवीय अंतर्ज्ञान का मामला है। अंतर्ज्ञान एक ऐसी योग्यता यानी कि गुण है जिसे समझाया नहीं जा सकता, लेकिन जो सही नैतिक निर्णय देता है, जो सही निर्णय देती है, नैतिक निर्णय देती है। हम नैतिकता की गाइड के तौर पर चेतना पर विचार करते समय इस पहलू पर और आगे विचार करेंगे। दार्शनिकों में भी मतभेद है कि नैतिकता मानवीय बौद्धिकता से या मानवीय भावनाओं से निश्रित है। यह चर्चा मानव वर्ग की तार्किक योग्यता एवं भावनात्मक अनुभूतियों के बीच अत्यंत अस्पष्ट अंतर करती है। इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि अनेक मानवीय सद्गुण भावनात्मकता से ही पैदा हुए हैं। हम इन पहलुओं पर 7वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तथापि इस समय हम देख सकते हैं कि नैतिक सिद्धांतों के आलोचनात्मक मूल्यांकन में तत्परता एवं युक्तियुक्तता बहुत महत्वपूर्ण है। सद्गुणी नैतिकता का संक्षेपण सद्गुणी नैतिकता इस बात का प्रतिपादन करती है। अच्छा, ये नहीं पढ़ना था, पढ़ लेते हैं। एक्चुअली वो सार संक्षेप है, इसलिए उसको नहीं पढ़ेंगे, पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ते हैं ना हम उसको। 20वीं शताब्दी के नैतिक विचारक। परिचय। 20वीं शताब्दी में नैतिक दर्शन ने एक भिन्न मोड़ लिया। अनेक दार्शनिकों ने कुछ विशेष नैतिक प्रणालियों को निर्धारित करने या अपनाने का पहले का प्रचलन छोड़ दिया। इसके स्थान पर वे वर्तमान नैतिक सिद्धांतों की गहन ज्ञान मीमांसात्मक जांच की ओर अग्रसर हो गए। इस कोण से उन्होंने नैतिक सिद्धांतों के आधारों के बारे में प्रश्न उठा दिए। नैतिक सिद्धांतों में किन श्रेणियों या संकल्पनाओं का प्रयोग किया जाता है? ऐसे नैतिक शब्दों का सामान्यतः क्या अर्थ लगाया जाता है? नैतिक दर्शन में प्रयुक्त कथनों या प्रस्तावों की तार्किक तर्कसंगत स्थिति क्या है? क्या नैतिक तर्कों को तार्किक स्थिति दी जा सकती है? इस सोच को नैतिक परिचर्चा के बारे में चर्चा कहा जा सकता है। यह सोच तात्विक नैतिकता के तौर पर जानी जाती है। इस प्रक्रिया में आदर्शक पृष्ठभूमि में चला गया है। जी.ई. मूरे। आदर्श उपयोगितावाद। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया एथिका में मूरे ने 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। आदर्श उपयोगितावाद, प्रकृतिवादी भ्रम और नैतिक सहज बुद्धि। मूरे कहता है कि उपयोगितावादी नैतिक मानक नीति शास्त्र को मानव आचार से जोड़ सकते हैं। व्यवहारिक प्रश्न मुझे क्या करना चाहिए उठाते हुए व्यक्ति को अपना निर्णय यानी कि निष्कर्ष इस बात पर निर्भर करना चाहिए कि क्या क्रियाकलाप शुभ का कारण होगा या उसका प्रभाव शुभ होगा। इससे यह अर्थ निकलता है कि सही यानी कि राइट का मतलब एक अच्छे शुभ परिणाम का कारण है और इस प्रकार यह उपयोगी के समान है। उपयोगी अर्थात शुभ का अंतिम रूप से निश्चयन, जैसा कि हम देखेंगे, मूरे के लिए एक प्रकार की सहज बुद्धि था। यह सहज बुद्धि ही जिसके माध्यम से कोई नैतिक दृष्टि से व्यवहारिक क्रियाकलापों कर्मों के तात्विक महत्व को देख सकता है। मूरे 3 प्रकार के अपेक्षित आचरण भी बताता है।
इसमें अवैयक्तिक सौंदर्यपरकता और बौद्धिक उपव्यवसाय, नज़दीकी मानव मित्रताएं तथा अन्यों के प्रति परोपकारिता। कुछ लेखकों ने वर्ग विभाजनों, सामाजिक संघर्षों की अनदेखी करने एवं केवल धनाढ्य बुद्धिवादियों के छोटे से वर्ग के बारे में सोचने के लिए मूरे की आलोचना की है। शुभ की सहज बौद्धिक अवधारणा। मूरे ने शुभता की स्थिति की भी चर्चा की है, जो मुख्य नैतिक विशेषक हैं। उसका कहना है कि वस्तुओं की प्राकृतिक विशेषताओं के साथ इन्हें नहीं मिलाना चाहिए या इन्हें उनके समान लिया जाना चाहिए। यह अविश्लेषणीय व अकथनीय है। वह पीली रोशनी का उदाहरण देता है। भौतिकी में इसे प्रकाश की एक विशेष तरंग के रूप में जाना जाता है, किंतु हम पीलेपन को वैज्ञानिक शब्दावली के जंजाल बिना सीधे ही समझ जाते हैं। इसी प्रकार हम शुभता को भी सीधे सीधे या सहज बुद्धि से समझ जाते हैं। मूरे के लिए शुभता यानी कि गुडनेस सहज बौद्धिक नैतिक अवधारणा है। मूरे के अनुसार इसका परिणाम शुभ एक सरल धारणा है, जिस प्रकार पीला रंग एक सरल धारणा है। शुभ को इसके बाहर किसी वस्तु के अर्थ में नहीं कहा जाता है, किंतु इससे भी यह पीले रंग से अधिक पहचाने जाने को असंभव नहीं बना देता। प्रकृतिवादी भ्रम। मूरे के शब्द यानी कि वाक्यांश प्रकृतिवादी भ्रांति बहुत लोकप्रिय हो गया। प्रकृतिवादी भ्रांति वस्तुओं की प्राकृतिक विशेषताओं, गुणों के साथ अच्छाई या अन्य भौतिक गुण की पहचान करने में है। उदाहरण के लिए शुभ को आनंद के साथ पाना प्रकृतिवादी भ्रम होता है। मूरे का कहना है कि वास्तव में प्राकृतिक गुणों का कोई भी विवरण कभी भी किसी को नैतिक निर्णय के प्रति तार्किक ढंग से वचनबद्ध नहीं कर सकता। इस प्रकार यदि यह सच ही हो कि एक्स सुख भोग वाला है या यह प्रकृतिवादी कथन है, कोई यह पूछ ही सकता है कि लेकिन क्या यह शुभ है? तर्कानुसार इसका शुभत्व नहीं मिलता है। इस प्रकार प्रकृतिवादी भ्रम से तर्कानुसार अस्वीकार्य पद्धतियाँ उत्पन्न होती हैं। सर डेविड रॉस ने अपने विचार अपनी पुस्तक द राइट एंड द गुड में प्रस्तुत किए हैं। रॉस के विचार ज़्यादातर मूरे के प्रिंसिपिया एथिका के उपयोगितावाद के प्रकार का प्रत्युत्तर है। मूरे का कहना है कि सही यानी कि उचित का मतलब है उच्चतम शुभ का उत्पाद। रॉस के विचार से किसी सही क्रियाकलाप को जो सही बनाता है वह उपयोगिता का सिद्धांत नहीं है, अपितु एक दमनात्मक नैतिक कर्तव्य है जो कभी कभी मूरे के आदर्श उपयोगितावाद का विरोध करता है। उदाहरण के लिए मूरे का कहना है कि प्रभाव के रूप में मेरे तथा मेरे पड़ोसी के बीच जो महत्वपूर्ण संबंध हैं वह इतना ही है कि वे मेरे क्रियाकलाप के संभावित लाभ भोगी हैं। इसका यह अर्थ है लगाया जा सकता है कि कभी कभी नैतिक सिद्धांत तोड़े जा सकते हैं। मान लीजिए कि नौजवानों का एक समूह आलसी हो जाता है और दान पर जीवन यापन करने लगता है। यद्यपि वे शारीरिक श्रम द्वारा जीविका अर्जित कर सकते हैं। एक दानी व्यक्ति इनको उनके आलसी ढंग से जीने को जारी रखने में मदद करता है। उसकी दानशीलता गलत है तथा नौजवानों में आत्मनिर्भरता का गुण बिगाड़ने वाली है। प्रथम दृष्टया कर्तव्य। रास का मानना है कि नैतिक एजेंटों के कुछ कर्तव्य हैं जो उनके अभिग्रहण के परिणामों पर आधारित नहीं हैं, अपितु उनके अभिग्रहण के औचित्य पर आधारित हैं। क्रियाकलापों के परिणामों जैसा कि उपयोगिता में है तथा क्रियाकलाप के अंतर्निहित नैतिक मूल्य जैसा कि कर्तव्य शास्त्र में है पर आधारित सोचों के बीच अंतर ही है।
रॉस ऐसे सामान्य सिद्धांतों को प्रथम दृष्टया इस तथ्य के सभी बातें बराबर होने पर यानी पूर्ववत अर्थात कोई अन्य विरोधी परिस्थितियां नहीं है, हमें सिद्धांत का पालन करना चाहिए के प्रकाश में कर्तव्य कहता है। उदाहरण के लिए सभी बातों के पूर्ववत रहते हुए हम अपने वायदे निभाने चाहिए। कर्तव्य के बीच संघर्ष। लेकिन प्रथम दृष्टया कर्तव्य के विरोधी होने पर नैतिक परिस्थितियां जटिल हो सकती हैं। इस बारे में रॉस का मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में नैतिककर्ताओं का वास्तविक कर्तव्य वही होगा जो उस परिस्थिति विशेष हेतु उचित होगा। उदाहरण के लिए वायदे पूरे करना प्रथम दृष्टया कर्तव्य है। कुछ खास परिस्थितियों में यह अन्य प्रथम दृष्टया कर्तव्य से अतिभारित हो जाता है। गंभीर दुर्घटना से बचने हेतु रॉस एक मित्र से मिलने के मामूली वायदे को तोड़ने का उदाहरण देते हैं। इस संबंध में वे लिखते हैं, वायदों को पूरा करने के कर्तव्य के अलावा मेरा कर्तव्य संकट से मुक्ति का है और इसे मैं मानता हूँ, और यह है कि पहले को न करने की कीमत पर इसे करना ठीक समझना इस कारण नहीं है कि उससे मैं ज़्यादा शुभ कर पाऊँगा, किंतु इसलिए कि मैं सोचता हूँ कि परिस्थितियों में वह कर्तव्य ही है जो कर्तव्य से भी अधिक है। इस मामले में दूसरा कर्तव्य हमारा वास्तविक कर्तव्य है। यद्यपि दोनों ही प्रथम दृष्टया कर्तव्य शास्त्रीय प्रकृति बनाए रखते हैं। रॉस का सही क्रियाकलाप का स्पष्टीकरण मूरे के नीति शास्त्र से उपयोगिता से बल को हटा देता है। यह नैतिककर्ता के सही बात काम करने के कर्तव्य की धारणा पर बल देता है। मूरे एवं रॉस के विचार उपयोगितावादियों तथा कॉन्टियंस के बीच प्राचीन विवादों की भावना को प्रतिभासित करते हैं। मूरे दुनिया में बुराई से अधिक अच्छाई शुभ को लाने के परिणामों के आधार पर क्रियाकलाप की धारणा को प्राथमिकता देता है। राय आचार की दृष्टि से अच्छे व्यक्ति के नैतिक ढंग से कर्तव्य के पूरा करने पर आधारित क्रियाकलाप की संकल्पना देते हैं। एजे अय्यर। सच तो यह है कि एजे अय्यर नैतिक विचारक नहीं हैं। वे लॉजिकल पॉजिटिविज्म नामक दर्शन संप्रदाय से संबद्ध हैं। तर्कशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद का मुख्य ध्येय दर्शन शास्त्र से तत्व मीमांसक चिंतन को हटाना है। वे सत्य के मानदंड की प्रस्तावना करते हैं जो दर्शन में कथनों की केवल विशेष श्रेणियों की ही अनुमति देते हैं। नैतिक चर्चाओं के लिए इस विचार के महत्वपूर्ण परिणाम है। प्रस्तावों के प्रकार। इन विचारों को समझने के लिए हमें प्रस्तावों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि को वैसा ही जानना होगा जैसे कि इस बौद्धिक एवं दर्शन में समझा गया है। प्रस्ताव ऐसा कथन है जो या तो सत्य है या झूठा है, यह दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें विरोधाभास होगा जो तर्कशास्त्र में एक आधारभूत पाप है। एक ही प्रस्ताव उसी अर्थ के विभिन्न वाक्यों के विभिन्न भाषिक रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। प्रस्तावों के प्रकार निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। प्रस्तावों के प्रकार: अनुभवजन्य या तथ्यात्मक, व्यापक, भौतिक, जैविक व सामाजिक संसार बताता है। उदाहरण, अर्थ उदाहरण: चांद पृथ्वी का उपग्रह है। तर्क संगत, तार्किक विवेचना के रूप में। उदाहरण, यदि A इक्वल टू B तथा B C तब A इक्वल टू B इक्वल टू C तब A इक्वल टू C।
गणितीय प्रदर्शन या प्रमाण के माध्यम से प्राप्त, जैसे a+b² बराबर a² + 2a b+b²। नीति शास्त्रीय आदर्श आचरण को बताता है, अपने बड़ों का आदर करें। अय्यर के अनुसार केवल पहले 3 प्रकार के प्रस्ताव ही अर्थपूर्ण हैं। अय्यर ने सत्य का मानदंड जांच का रखा है, यह कि कथन का अर्थ ही इसकी जांच का ढंग है। इसका सीधा अर्थ यह है कि जब किसी कथन के व्यवहार में या सिद्धांत में सत्य की जांच के कोई साधन नहीं हो तो इसे प्रस्ताव नहीं माना जाना चाहिए। तर्कशास्त्री एवं गणितीय कथन, विश्लेषणात्मक कथन अर्थपूर्ण हैं क्योंकि वे तर्कड़ा एवं गणित के आवश्यक सत्यों को साक्ष्यों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। नैतिक भावात्मकता। अय्यर कहता है कि नैतिक कथन तत्व मीमांसा, ईश्वर मीमांसा तथा अनेक साहित्यिक अभिव्यक्तियां निरर्थक हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उनकी प्रस्तावों के रूप में कोई स्थिति नहीं है या वे मिथ्या प्रस्ताव हैं। नीति शास्त्रीय अभिव्यक्तियों के बारे में अय्यर कहते हैं कि वे केवल मनोभावों की अभिव्यक्तियां ही हैं, अतः यह सिद्धांत भावात्मक कहलाता है। अय्यर अपने विचारों को लैंग्वेज, ट्रूथ एवं लॉजिक में व्यक्त करते हैं। यह अत्यंत स्पष्ट, सरल व उत्कृष्ट शैली में लिखी गई है, यहाँ तक कि जरा से एल से इसे सामान्य पाठक समझ सकता है। हालांकि इस पुस्तक में नैतिकता पर कोई उल्लेखनीय चर्चा नहीं की गई है। अय्यर ने इसमें ज्ञान मीमांसा व ज्ञान पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। किस प्रकार के प्रस्ताव को दर्शन शास्त्र का भाग माना जाए। C.L. स्टीवेंसन, नैतिक निर्णयों की प्रकृति। स्टीवेंसन ने नीति शास्त्र के भावनात्मक सिद्धांतों के परिणामों पर विस्तार से काम किया है। उसने भावनात्मकतावाद को नीति शास्त्रीय भाषा के सिद्धांत में बदल दिया, जिसके अनुसार नैतिक निर्णय किसी प्रकार के भी तथ्य को नहीं बताते, बल्कि वक्ता के नैतिक मनोभावों को व्यक्त करते हैं, अन्यों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। जब कोई कहता है कि कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है तो सीधे सीधे ऐसा लगता है कि वह ऐसी वस्तु से कुछ विशेषता यानी कि गुण धर्म जोड़कर उसका वर्णन कर रहा है, जैसे अच्छापन या बुरापन या सही या गलत होना। किंतु स्टीवेंसन के अनुसार भौतिक निर्णय इसको बिल्कुल नहीं बताते। अन्य शब्दों में वे तथ्यों के बारे में नहीं हैं। नैतिक वाक्य बोलने का प्रयोजन भिन्न है। मनोभावों को व्यक्त करना तथा अन्यों को प्रभावित करना या उसमें भागीदारी करने के लिए आमंत्रित करना। नैतिक निर्णय किसी बात के लिए मंजूरी या अस्वीकृति की सिफारिश से सरोकार रखते हैं। यह विरागी विवरण से अधिक कुछ होता है। लोग प्रायः नैतिक निर्णय दे देते हैं कि अमुक वस्तु या बात अच्छी है या बुरी है। ऐसे कथन केवल यही बताते हैं कि वे उस वस्तु को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। ऐसे कथनों का प्रयोजन श्रोताओं को वक्ता की अभिरुचि को अपनाने के लिए मनाना होगा। अपनी तीव्र भावनात्मक बातों के कारण नैतिक अभिव्यक्तियां ऐसे आमंत्रण के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हैं। स्टीवेंसन का कथन है कि नैतिक निर्णय यानी कि राय उन कोशिशों के लिए पर्दे का काम करते हैं जो लोग एक दूसरे को आदर्शक रुझान यानी कि अभिरुचि अपनाने के लिए मनाने होते हेतु करते हैं। उदाहरण के लिए कहना कि दहेज लेना गलत है, यह कहने का बहुत शक्तिशाली ढंग है कि वक्ता दहेज लेने के खिलाफत करता है। कथन का उद्देश्य अन्यों में इसी प्रकार की खिलाफत पैदा करना यानी कि जगाना है।
इसके द्वारा यह वक्ता तथा श्रोताओं दोनों के भावी आचरण को प्रभावित करने का प्रयास करता है। प्रभावी परिभाषा। स्टीवेंसन ने उक्ति प्रभावी परिभाषा चालू की जो बहुत लोकप्रिय हो गई। यह उस स्थिति की ओर संकेत करती है जो नीति शास्त्रीय तर्क वितर्क में पाई जाती है। इसमें ऐसी अभिव्यक्तियों का प्रयोग होता है जिसके दो विशिष्ट गुण होते हैं: भावनात्मक व्यंजना, अर्थ रखना, सकारात्मक या नकारात्मक, अपने विवरणात्मक पाठ सामग्री में अस्पष्ट होना। कुछ उदाहरण हैं: गणतंत्र, स्वतंत्रता, दमन तथा आतंकवाद। चर्चा का परिणाम उस पक्ष के इर्द गिर्द रहता है जो अपने कारण अपनी बात की परिभाषा से सकारात्मक और अपने प्रति